हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रीकांत बावसे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे एक बात बताइए कि जब भी हम किसी की शादी फिक्स करने के लिए जाते हैं तो कौन से फैक्टर्स को हम एनालाइज करते हैं। पहले देखते हैं कि लड़का लड़की कैसे है, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा है, उनका अर्निंग कैसा है। उसके बाद में हम उनका हॉरोस्कोप मैच करते हैं, यानी 2-3 लोगों से उसके बाद में हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं। ये सब कुछ करने के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि शैल वी गो फॉरवर्ड और नॉट, कि हमने इनके साथ में रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द रीजन बीइंग, क्योंकि ये एक बार आपने नॉट बांध लिया तो लाइफ टाइम आपको निभाना पड़ता है। इसका मीनिंग यही है कि जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो हमें इन सभी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। किसी भी एक फैक्टर को पकड़ के हम एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं कि हमें बाय करना है या नहीं करना है। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम रहेगा स्पॉटिंग द मल्टीबैगर। हमने पास्ट में बहुत सारे शेयर्स का नाम सुना होगा कि जिसमें आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, उसके 10 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, 80 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गए। लेकिन ऐसे शेयर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये मैं आपको इस सीरीज में बताने वाला हूं, वन बाय वन। ये जो सीरीज रहेगी, ये स्टेप बाय स्टेप गाइड रहेगी फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस। ये सीरीज कंप्लीटली फ्री है, आपको 1 रुपया भी इसके लिए पे नहीं करना है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसको आपको पूरा देखना है। एक बात ध्यान में रखो कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको कम से कम 15-20 मिनट का वीडियो तो कंप्लीट देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका पैसा लगने वाला है। तो आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। अभी मैं आपको एक छोटा सा मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम नागपुर एयरपोर्ट टू पुणे एयरपोर्ट। मेरे बाजू में ही एक अराउंड 45 से 50 के बीच में एक बंदा बैठा था। दिखने में एकदम सादा सिंपल था और वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, मैं अपने मोबाइल पे काम कर रहा था, अपने स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर रहा था। थोड़े देर के बाद में वो मुझे पूछता है कि क्या आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो? तो मैंने बोला हाँ करता हूं। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा एक फैक्टर है कि जिस पे आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस करते हो? तो मैंने बोला कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिनको हम एनालाइज करते हैं, लेकिन उनका बोलना था कि मुझे सिर्फ एक मजबूत फैक्टर बताओ कि जिसको एनालाइज करके आप डिसाइड करते हो कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने उनको 2-3 आंसर्स दिए, लेकिन उनका बोलना एक ही था कि मुझे 2-3 आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही आंसर चाहिए। मेरे से उम्र में काफी बड़े थे, तो मैंने बोला कि सर आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि पिछले 20-25 साल से वो सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं एकदम शॉक हो गया, क्योंकि एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ये थोड़ा रिस्की होता है। तो जैसे मैंने उनको बोला कि सर आपने डाइवर्सिफाई क्यों नहीं किया आपके पोर्टफोलियो को, तो बोलते कि मैंने ऐसे कंपनी का मैनेजमेंट देखा है कि जो बहुत ज्यादा वैल्यूज और एथिक्स वाला है। तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल, ही सेड कि ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन बजाज फाइनेंस शेयर फ्रॉम लास्ट 20 years एंड हैज अर्न्ड मोर देन 2 to 3 करोड़ रुपीज। अमेजिंग था मेरे लिए। मैंने उनको पूछा कि ऐसे कैसे हुआ। फर्स्ट जो उन्होंने आंसर दिया, ही इन्वेस्टेड अराउंड 2 to 3 lakh rupees at the beginning. He stayed invested in that stock for at least 15 to 20 years
और जिसमें उनको मल्टी बैगर रिटर्न मिला। और उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि उनका कॉन्फिडेंस उस मैनेजमेंट पे इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब जब बजाज फाइनेंस का शेयर 10% 20% उनको डाउन में मिलता है तो हर बार वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बहुत कम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। इससे क्या हो रहा है, उनका कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है। तो मैंने वहां पे एक चीज सीखी कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको रिटेल इन्वेस्टर हमेशा इग्नोर करता है, जिसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता है, लेकिन ये सबसे पहली स्टेप है, सबसे बेसिक फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हुए पहले आपको यह देखना है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। अब हम देखते हैं कि जो ग्रेट मैनेजमेंट होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि ग्रेट मैनेजमेंट के जो ग्रेट कंपनीज रहती है वो कैसी वेल्थ क्रिएटर रहती है। आप एग्जांपल ले लो टाटा सन्स का। टाटा सन्स की फ्लैगशिप कंपनी आज बन गई है टीसीएस। टीसीएस ने कितना जबरदस्त वेल्थ क्रिएट किया है पिछले 20 इयर्स में, आप खुद ग्राफ देख लीजिए। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे विप्रो। अजीम प्रेमजी साहब की कंपनी थी। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फिलएंथ्रोपिस्ट ऑफ इंडिया। करोड़ों रुपए का वो डोनेशन देते हैं। उनका स्टॉक देख लीजिए, जिसने 10,000 इन्वेस्ट किए थे 20-30 इयर्स पहले, उसके 1 करोड़ रुपए हो गए। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं एनआर नारायण मूर्ति साहब का। इंफोसिस कंपनी का जबरदस्त वेल्थ क्रिएटर रहा है, सबको पता है। एसआरएफ का आप एग्जांपल लीजिए कि ये जो है श्रीराम कॉलेज, उनका ही मैनेजमेंट है। बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन पिछले 20 इयर्स में इन्होंने किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बजाज का एग्जांपल लेते हैं। आप बजाज फाइनेंस लो, बजाज फिनसर्व लो, बजाज ऑटो लो, सभी कंपनियों ने बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन किया है। लेकिन वो वेल्थ क्रिएशन क्यों हुआ है, इसका बेसिक रीजन है कि इनके जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, वैल्यूज बेस्ड प्रैक्टिसेस करते हैं। यहां पे कभी भी करप्शन नहीं होता है, कोई फ्रॉड या स्कैम इसमें ये लोग नहीं रहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इस ग्रेट मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो लिख लीजिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। इन पॉइंट्स को अगर आपने ऑब्जर्व किया, आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट कैसा है। सबसे पहला पॉइंट रहता है कि इस मैनेजमेंट का या ग्रुप का हिस्ट्री कैसा है, उनको एक्सपीरियंस कैसा है, इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा है। टाटा की कोई भी कंपनी में हमें पता है कि लीगेसी कैरी करते हुए आए हैं 150 साल की, जबरदस्त एथिक्स एंड वैल्यूज को फॉलो करते हैं। विप्रो का एग्जांपल ले लीजिए, 70-80 साल पुरानी कंपनी है, बहुत एथिकल कंपनी है। ये लोग फिलैंथ्रोपिस्ट रहते हैं। इनका उद्देश्य या इनका ऑब्जेक्टिव, इनका एम सिर्फ पैसा कमाना नहीं रहता है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, लोगों के जिंदगी को बेहतर बनाना, ये इनका उद्देश्य रहता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस सिंगल प्रिंसिपल पे ये बहुत बड़ी कंपनियां चलती है। लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ईमानदार बनो, ये कोई भी बड़ा मैनेजमेंट आपको बताएगा। ये जो लोग रहते हैं, ये लोग काफी सिंपल रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं। आप रतन टाटा साहब का एग्जांपल ले लो, अजीम प्रेमजी साहब का एग्जांपल ले लो, एनआर नारायण मूर्ति साहब का एग्जांपल ले लो। ये जितने बड़े लोग रहेंगे इतने सिंपल रहेंगे कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। बहुत ज्यादा ये ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर बिलीव करने वाले लोग रहेंगे। ये आपको कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं मिलेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट आपको एक बता रहा हूं कि एक बात ध्यान में रखो, ग्लैमर इज डिफरेंट एंड बिजनेस इज डिफरेंट, इंडस्ट्रीज इज डिफरेंट। कुछ कुछ प्रमोटर आपको ऐसे दिखेंगे कि जो ग्लैमरस वर्ल्ड में जीते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद में आपको पता चलता है कि वो जो कंपनी का प्रमोटर था वो बैंकरप्ट हो गया या वो देश छोड़ के भाग गया। यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ किंगफिशर, यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गीतांजलि जेम्स। क्या हुआ, इनके प्रोमोटर्स ही भाग गए।
आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले ये कितने ग्लैमर में रहते थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ। सिंपल एक काम करना है, अच्छे मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना है और ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये था हमारा पहला सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कैसे बाकी चीजों को भी एनालाइज किया जाता है और स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है फंडामेंटली, और बाद में कैसे वो स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स यील्ड करता है इन द लॉन्ग टर्म। थैंक यू।